सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। बच्चा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जेई मेन 2020 में आपसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये आपको बहुत ही अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस है, तो हर बच्चे को इसको करना बहुत जरूरी है। और आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर आके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल सा 4 स्टेप है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो आप इसके अलावा 2019 से लेके 2022 जो अभी तक हुआ है वो आप सब एक्सेस कर पाएंगे इन प्रिंटेबल फॉर्मेट विद द आंसर्स कीज, राइट। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। जो भी अपना कुछ 4-5 चैप्टर 2020 का बच रहा है हम लोग उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको तो आपको सुनना ही चाहिए। इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो इन चैप्टर के शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको यहां पे मिलेंगे। बच्चा इसे पढ़ेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद बच्चा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहां से फॉलो कर सकता है। दैट इज 2022, ये वाला भी 2022 का है, 2021। इसके बाद ये वाला वीडियो का यहां पे आपको लिंक दिख जाएगा। एंड एट द लास्ट इज योर रैंक बूस्टर सीरीज, जहां पे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। सो इफ यू कंप्लीट दिस एंटायर प्लेलिस्ट, कोई डाउट ही नहीं है कि आपने इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो अपना सवाल है हमसे इसमें कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। इट एंटर्स। अच्छा, जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा आपने ये देखा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो डायग्राम हाथों हाथ बनाना शुरू कर दीजिए। ये आपका इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक हो सकता है। पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो भैया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज लाइक दिस। अब आप सभी को पता है, क्या पता है सर? आप सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगा होगा, सही बात है। एनीवेज, the magnitude and direction of magnetic field set up in this region such that the electron keeps moving along the positive x direction would be how much। तो ये बहुत ही आपका एक फंडामेंटल और स्टैंडर्ड वैरायटी है जो कि हमारे इवन वीडियो में भी, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर ध्यान से देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही बात है। अब इसकी वेलोसिटी आपको राइट साइड है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट साइड ही मूव करता रहे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नलिफाई होना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा थ्रू योर मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बात तो तय है कि भैया मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ई वी बी शुड बी इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो यहां से हमें ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका मैग्नीट्यूड मिल जाने वाला है, दैट इज ई बाई वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना सिर्फ 300 नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो ये आपको बेसिकली 300 इंटू 10⁻² हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, डिवाइडेड बाई ये आपका वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻6। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका 1 2 3 4, तो ये वाला 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स योर 1/2 into 10⁻⁻², so this becomes 5 into 10⁻⁻³ टेस्ला। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मेरी बात को फिर से सुनिएगा, आपका जो चार्ज है वो डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है। सपोज कीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन होता, यानी कि जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब आप यहां पे जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v क्रॉस b। अगर आप यहां पे v क्रॉस b करें तो क्या दिखेगा, अगर आप यहां पे v क्रॉस b करें तो आपका जो थंब है वो आने वाला है जनाब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो हमें डायरेक्शन को पलट लेना पड़ेगा, यानी कि ऊपर की तरफ। और यस,
हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ही लगना चाहिए। इसका मतलब हमने जो माना कि आपका फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में है वो सही मैच कर रहा है, विच मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया ना भैया? ये जो आपको डायरेक्शन देता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस b से जो आता है उसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि बाहर में एक नेगेटिव साइन भी आएगा, चार्ज का साइन। क्लियर है? अगेन ये आपको एक ठीक ठाक सवाल है, बहुत भी ज्यादा इजी नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हिले रहते हैं इसमें। ये देखिएगा, इस सवाल को भी देखिए करने का कितना स्मार्ट तरीका हो सकता है। A particle of mass m and charge q has an initial velocity इतना, if an electric field this much and magnetic field this much। तो हमारे को जो सवाल दिया है ना उसमें x डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो चार्ज है जिसका q है चार्ज और मास m है, आपने उसको जो वेलोसिटी दी है वो है y डायरेक्शन में, यही दिया हुआ है ना जे कैप, तो आपने इस प्रकार से इसे वेलोसिटी दी है। अब आपको ये दिखना चाहिए कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से ये चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा इन द वर्टिकल प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज आपको आगे भी मूव करेगा, लेकिन पिच कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, पिच जो है आपका कंटिन्यूसली, देखिए ये देखिए, ये दिखा, अगर ये x है तो ये वाली वैल्यू x से ज्यादा होगी। पिच जो है वो जनाब कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इट्स स्पीड विल डबल आफ्टर अ टाइम, हाउ मच? ठीक बात है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, आप सभी को पता है कि ये जो v नॉट है ना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज के स्पीड में चेंज ला ही नहीं सकता है, बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस v नॉट वेलोसिटी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चार्ज का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आपका जो चार्ज है उसका वेलोसिटी डबल हो गया है, ठीक है, रादर उसकी स्पीड डबल हो गई है। अब एक और बात ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये जो आपका चार्ज है ये आपका y है, ये आपका x है और बाहर में आपका z एक्सिस होगा। तो आपका जो चार्ज है ना उसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी की, एक तो आपका vx डायरेक्शन में है और एक जो आपका yz प्लेन में है ना, yz प्लेन में v नॉट ही मेंटेन रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है, राइट। तो yz प्लेन में आपका जो वेलोसिटी है वो आपका आज भी v नॉट ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन होगा ये v नॉट वेक्टर yz प्लेन में, यानी कि ये v नॉट और ये vx परपेंडिकुलर होगा। हमसे क्या बोलता है कि स्पीड को डबल हो जाना चाहिए था जब वो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो कैसे हुआ होगा? स्पीड डबल होने का मतलब क्या है कि भैया ये जो vx और v नॉट का रिजल्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 2v नॉट। मानते हो ना मेरी बात को? हाँ जी सर। तो सर यहां से vx की वैल्यू कितनी आ रही है? √3v नॉट। अच्छा, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। तो हमको सर पता चल गया है कि vx की वैल्यू इतनी है और शुरुआत में जो सर आपकी ux थी वो 0 थी। अच्छा, और सर चार्ज पे जो एक्सेलरेशन है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ना, जहां पे उसका स्पीड बढ़ा है x डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलेंगे सर q इंटू ई नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास। बस खेला खत्म। Vx इज इक्वल टू ux प्लस a इंटू टी। आपका जो ये Vx है दैट इज योर √3v नॉट, दिस इज योर 0। ये आपका आ जाता है q e नॉट बाई m इंटू टी। तो यहां से जो टाइम निकल के आ रहा है दैट इज योर √3mv नॉट डिवाइडेड बाई q इंटू ई नॉट। और ये आपका जो है जनाब ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बड़े प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है तो आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड जरूर दूंगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? प्रोटॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन है वो साउथ से नॉर्थ के तरफ आपको ट्रैवल कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन है, चार्ज Q मान देते हैं। इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट। सो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में,
वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इसके पास अगर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ पे v और b परपेंडिकुलर है तो साफ साफ फोर्स जो लग रहा है वो क्यू वी भी लगेगा, यानी कि जनाब जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी बाई एम होगा। द वैल्यू ऑफ फील्ड इज हाउ मच, तो हमको b निकालना है। ये सवाल आपका यहाँ से ना प्योर मैथमेटिकल शुरू हो जाता है, एम ए अपॉन क्यू इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एम ए बाई क्यू, वी की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो जनाब अपने को दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि सर वी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2k अंडर रूट एम। तो यहाँ पे इस v को रिप्लेस कीजिए इस t से, ये आपका कितना हो जाएगा? दिस इज योर अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। यहाँ तक क्लियर है एकदम? हमको b निकालना था, ऐसा ऐसा काम किया और हमने v को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सिर्फ m की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन का मास कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर एक्सेलरेशन 10 टू द पावर 12 राइट, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अंडर रूट ऑफ, अगेन यहाँ पे आपका मास ही वाला टर्म है, सो 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही डिस्टेंट अपार्ट है आपको, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है ये 1.6 आपस में ये आपको कटेगा, ये वाला भी कटेगा, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। ठीक है, यू विल गेट समथिंग लाइक 1 डिवाइड बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3, सो 1 बाई रूट 2 आपको कितना हो जाता है 0.7 के आसपास है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा टेस्ला, सो दिस बिकम्स योर मिली टेस्ला, तो ऑप्शन नंबर डी आपको मैच करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास फील्ड है, प्रोटॉन एंटर करता है किसी स्पीड से, 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द फील्ड, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। हमसे कहता है कि प्रोटॉन 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है बाय द टाइम इट क्रॉसेस दिस विड्थ L, है ना? सो L इज क्लोज टू हाउ मच? तो भाई आपको यहाँ पे एक बात दिख रहा है, आपका जो ये प्रोटॉन है ना वो इस प्रकार से मूव कर रहा है, खटाक 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 खटाक। तो हमसे कहता है कि ना क्या वो 10 चक्कर काट रहा है, तो 10 चक्कर का मतलब है 10 इंटू पिच, राइट? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 पिच दैट इज इक्वल टू L, दैट इज इक्वल टू L। बात समझ रहे हो? खटाक खटाक खटाक, तो ये जो एक है इसी को तो पिच कहते हैं ना, तो ऐसा 10 बार पिच कवर किया है, तो आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक बात है? अच्छा, सो L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई, और पिच क्या होता है भैया? ये जो आपका चार्ज है आपने उसको ऐसे गति दी है, आपने उसको शुरुआत में ऐसी वेलोसिटी दी है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो पिच के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगती है मल्टीप्लाइड बाई एक सर्कल का टाइम पीरियड, दैट इज योर 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। खत्म। अब क्या बात है, यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे दिस इज योर 10 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू और अदर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई चार्ज मास कितना है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड दैट इज योर 0.3 टेस्ला, यानी कि 3 और ऊपर एक 10 भेज देंगे। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को इसके साथ कट किया, ठीक बात है। 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 24 हो गया है, 24 ये 25 ये 26, तो ये कटा तो एक 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक बात है। अब क्या क्या बच रहा है, ऊपर में 4 है,
एक पाई है मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ एक रफ अप्रोक्सीमेशन करना है। 1.67 एंड 1.6 को जब डिवाइड करोगे तो 1 के आसपास आएगा। पाई डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो वो भी 1 के आसपास आएगा, यानी कि 4 इंटू 0.1 विच इज 0.4। तो आपका आंसर 0.4 के रेंज में होना चाहिए, 0.4 के रेंज में होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्टली कैलकुलेट करना होगा ना, और ऐसा ही आपको सोल्यूशन सारे हमारे प्रीवियस ईयर सोल्यूशन में मिलता है। ठीक है, अगर आप जेई 2023 एस्पिरेंट है तो जरूर से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा गया है, जेई 2022 की बात हो या 21 की बात हो, और 20 में भी जो भी आपका 3-4 चैप्टर बचा हुआ है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, देखिएगा सवाल को। A charged particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity इतना if an external magnetic field of this much exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is how much। तो भैया ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी। तो मुद्दे की बात है कि आपको यहाँ पे ना वी क्रॉस बी करना है। ठीक है, तो भैया वी क्रॉस बी करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा ही लगाएंगे भैया। ये आपको हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले वी वेक्टर है, वी वेक्टर में क्या है 2 3 4, देखिएगा 2 3 4 पूरा पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। उसके बाद क्या है 5 3 माइनस 6, 5 3 माइनस 6, और इस वाले फैक्टर का ध्यान रखना, अंत में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, ये भी सही से कर लोगे ना तो आपका जीवन धन्य हो जाने वाला है। क्यों सर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया है आई कैप खटाक खटाक, तो ये आपको कितना हो जाएगा 3 6 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 12 माइनस जे कैप खटाक खटाक 2 6 माइनस 12 माइनस 20 प्लस के कैप खटाक 2 3 6 माइनस 15। तो यहां से आपको आ रहा है माइनस 30 आई कैप, ये आपको हो जाएगा 32 सो प्लस 32 जे कैप, ये आपको हो जाएगा माइनस 9 के कैप। राइट, तो ये तो आपका आ रहा है इतना, और साथ ही साथ आपका चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, दिस इज योर 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और ये फील्ड का एक 10 टू द पावर माइनस 3 भी बचा था, यानी आंसर में 10 टू द पावर माइनस 9 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो एफ वेक्टर है वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए। सो इसको हमें तलाशना है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखा, बड़े मक्खन से आपका सवाल सॉल्व हो गया, प्यार से एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। A charged particle of mass m and charge q moving under the influence of uniform electric field, जो कि आपका x डायरेक्शन में है, and a uniform field b जो कि आपका k डायरेक्शन में यानी कि z डायरेक्शन में है, follows a trajectory from p to q। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना वो यहां से ऐसे मूव करता हुआ, इसका रास्ता बेंड हुआ है। बेंड क्यों हुआ होगा, क्योंकि फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपको आउट ऑफ द प्लेन है इस समय। अच्छा सर, जब वो एंट्री मार रहा था तो स्पीड v था, यहाँ पे स्पीड 2v है, ये दूरी स्मॉल a, ये दूरी 2a है फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बेसिकली 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है चारों में से कौन कौन सा सही है। ऐसी वैरायटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये आपको आपका रैंक डिसाइड करने में हेल्प करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना कि जो भी वर्क डन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले पार्ट के लिए तो चुपचाप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज योर वर्क डन बाय योर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपका वेलोसिटी इंक्रीज किया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2v हाफ mv स्क्वायर में 2v लिया है यहाँ पे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और सर व्हाट इज दी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में है, तो राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, इतना हुआ है, दैट इज 2a, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो QE इंटू 2a यानी कि 2aq इंटू ई इज इक्वल टू, और यहां से आपका आ जाएगा 3mv स्क्वायर, समझ रहे हो, ये आपको हो जाएगा 3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमसे पूछा गया था यहाँ से E की वैल्यू ना, तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, E की वैल्यू आ रही है 3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4aq,
ऐसा कुछ है क्या? अच्छा यहाँ पे क्यू क्यू क्यों नहीं जा रहा है? सॉरी, ये तो रहा, ठीक तो है, 3mv² अपॉन 4aq मैच कर रहा है एकदम। सो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही है। अब बात करते हैं रेट ऑफ वर्क डन। सर रेट ऑफ वर्क डन का मतलब पावर, dw/dt है ना, तो पावर पूछ रहा है। सो पावर बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, तो सर ये जो पावर होता है ना वो होता है F.V। तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो पूछा है पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी राइट साइड है और वेलोसिटी भी राइट साइड है, तो चुपचाप से QEV हो जाएगा। और सर हमारे पास ना इस E की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे चेपो, दिस इज योर 3mv² डिवाइडेड बाई 4aq। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो Q से Q यहाँ पे आपका मरेगा, ऊपर में आएगा 3mv³, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट बी में है, तो ये भी सही है। ठीक। सी रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि फिर से पावर बाय बोथ द फील्ड्स एट Q इज 0। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड का तो हमेशा ही 0 होता है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और वेलोसिटी इधर, यानी बीच में एंगल 90 डिग्री, तो FV cos थीटा 0 हो जाएगा। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है। द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट P एंड Q इज 2m/AV। यहां पे थोड़ा सा इनको और लिख देना चाहिए था कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, जब चार्ज यहां पे है तो O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, एंड जब चार्ज यहां पे है तब O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, उनका डिफरेंस क्या 2m/AV है? चलिए चेक कर लेते हैं। तो भैया जब चार्ज यहां पे था, चार्ज का मास कितना है m, एंगुलर मोमेंटम इज हाउ मच, दैट इज योर r क्रॉस p। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यही है आपका वो r, और ये आपका है मोमेंटम। तो यहां पे आपका मोमेंटम और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो चुपचाप से आप यहां पे लिख सकते हैं कि पहले केस में एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mva, और दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखें 2v एंड 2a, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4av, तो बाद में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो है 4mva, डिफरेंस यानी कि 3mva, जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो ABC जो है वो आपको सही जवाब है। तो बढ़िया सवाल है भाई साहब, प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। इन सब सवालों को देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना है, भले आपकी थ्योरी कितनी भी वीक हो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन एक्सपीरियंसेस अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स इतना। तो एक पार्टिकल है जो कि सिर्फ XY प्लेन में ही मूव कर रहा है, सिर्फ XY प्लेन में ही मूव कर रहा है, यानी उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगी वो सिर्फ X और Y के अलोंग ही होगी। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स Vy और Vx पे डिपेंड करता है, यानी अगर Vx चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज कर जाएगा। ठीक बात है, वेयर Vx एंड Vy आर दी X एंड Y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। V वेक्टर इफ A वेक्टर बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या V.A एक कांस्टेंट है? क्या V क्रॉस A एक कांस्टेंट है? राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन टाइम। तो हमें ये सब चीजें जज करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। आपका जो ये फोर्स वेक्टर है आप उसे क्या लिखोगे? m इंटू ए, m को राइट साइड ले जाओ तो A वेक्टर इज इक्वल टू K/m, राइट, Vy i कैप प्लस K/m Vx j कैप। ठीक है, अच्छा ये A वेक्टर क्या है भाई साहब? A वेक्टर क्या है आपका? A वेक्टर में भी तो आपका दो कंपोनेंट है, Ax एंड Ay। तो आप इस A वेक्टर को लिख सकते थे ना, Ax i कैप प्लस योर Ay j कैप। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस Ax इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म। तो चलो लिखो इसको, और Ax की जगह क्या लिखोगे? dvx/dt। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि dvx/dt इज इक्वल टू K/m इंटू Vy। सिमिलरली Ay को लिखेंगे हम लोग dy/dt इज इक्वल टू ये वाला टर्म K/m इंटू Vx। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज देखिएगा ध्यान से, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको यहां पे दिखना चाहिए दिस इज योर dvx डिवाइडेड बाई dvy इज इक्वल टू दिस इज योर vy अपॉन vx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा vx
डी वी एक्स, राइट, इज इक्वल टू वी वाई डी वी वाई। ठीक है, इसको मारिए इंटीग्रेट, इसको मारिए इंटीग्रेट, और हम लोग ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर वी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। तो यहां से हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कांस्टेंट, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा अच्छा, अब देखिएगा, अब यहां पे आप v डॉट ए करके एक बार देख तो लीजिए। आप जब v डॉट ए करेंगे, आप जब v डॉट ए करेंगे तो आपको क्या टर्म निकल के आ रहा है, करके देखिए। ये आपका a वेक्टर है और आपका v वेक्टर क्या है भैया, v वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है आपको भैया, जो v वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। तो एक बार ये v डॉट ए करके तो देखो, i डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आपको कितना आएगा k बाई एम वी वाई इंटू वी एक्स, ये आपको आ रहा है k बाई एम वी वाई इंटू वी एक्स प्लस फिर से वही आ जाएगा। सो बेसिकली ये आपको फिर से आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, फिर से ये आपको 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया v डॉट ए कॉन्स्टेंट कहाँ है, क्योंकि वी वाई और वी एक्स तो आपका टाइम का फंक्शन होना ही होना है, वो तो बदलेगा ही बदलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वाला टर्म तो आपका कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। और अगर भैया जब वी वाई कांस्टेंट नहीं है, वी एक्स कांस्टेंट नहीं है, तो आपका एनर्जी कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, बात समझ रहे हो। अगर आपका v डॉट ए 0 हो जाता तब तो हम कहते कि हाँ भैया स्पीड कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। अच्छा, और देखिएगा ध्यान से, एफ अराइजेस ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, कदापि नहीं भैया, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कभी भी स्पीड चेंज करता ही नहीं है। तो सिर्फ एलिमिनेशन से ही हम आंसर तक पहुंच सकते थे, बट स्टिल चलिए ना प्रूफ कर देते हैं कि v क्रॉस ए कांस्टेंट है। तो करो v क्रॉस ए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो। तो यहां पे आपका i क्रॉस i तो 0 होता है ना, लेकिन i क्रॉस ये वाला इसके साथ क्रॉस देगा। तो यहां पे अगर हम लोग मिल के लिखे v क्रॉस ए, सो ये आपको कितना हो जाएगा, i क्रॉस j कितना होता है k कैप, सो दिस बिकम्स योर k बाई एम वी स्क्वायर एक्स k कैप। उसके बाद इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो j क्रॉस i हो जाएगा माइनस k कैप, सो माइनस k बाई एम, दिस इज योर v स्क्वायर y k कैप। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम लोग मिलके यहाँ पे k बाई एम कॉमन ले ले, सो v स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर y k कैप। और भैया ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट है। तो हमने इस बात को साबित कर दिया है कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट इन टाइम है। अब बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है जेईई मेंस में 2020 पे। तो आपको हर ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हर ईयर की अपनी खूबी है। 2020 में अच्छे क्वेश्चन है, 2021 में आपको थोड़े अच्छे थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 2022 में आपको काफी ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, राइट। वहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग ऑप्शन सेट किया हुआ है, लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपको हर वैरायटी को सॉल्व करना जरूरी है, विच विल मेक यू रेडी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये सवाल देखिए क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r। सोलेनॉइड जो है उसके पास n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैरीज अ करंट I। द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन along the radius of the solenoid with a speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible speed or value is how much? अब क्या है ना कि सर समझ में नहीं आया कुछ भी, ये आपका है तो सोलेनॉइड, लेकिन सर समझा नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सोलेनॉइड को ऊपर से देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपको फील्ड होगा, इसके अंदर आपको मान लीजिए फील्ड है इस प्रकार से, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो, क्या तो फील्ड नीचे होगा या फिर फील्ड ऊपर होगा, राइट, दैट इज नॉट दी कंसर्न ओवर हियर। अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना उसे यहां से इस तरीके से रेडियली प्रोजेक्ट किया गया। अब हमसे कहता है इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ सोलेनॉइड, तो भैया इलेक्ट्रॉन को आपने जो वेलोसिटी दी है ऐसा नहीं हो रहा है कि वो ऐसे जाके इससे टकरा जाता है। ये v की स्पीड, क्या तो आपने स्पीड इतनी कम दी कि वो ऐसा सर्कुलर मोशन करके रह गया, फिर आपने स्पीड बढ़ाई और अच्छा रेडियस लिया और स्पीड बढ़ाई, जस्ट ग्रेस करता हुआ
निकल गया। तो हम तो वो लिमिटिंग केस के लिए बात कर रहे हैं, खत्म। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, यानी कि जो सर्कल का रेडियस है जिसको वो कवर कर रहा है, दिस इज जनाब r/2। और हम सभी को पता है कि जो रेडियस होता है, दिस रेडियस इज नथिंग बट योर mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी, एंड दिस स्मॉल r इज r/2, मास इंटू वेलोसिटी q, और b भैया मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है, सोलिनॉइड, विच इज नथिंग बट योर म्यू नॉट n इंटू आई। हमसे v पूछा था तो v यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे ना म्यू नॉट n इंटू आई q इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो यहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है उसको लेके हमने चिंता नहीं किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है इसमें? अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद अ स्पीड दिस मच enters a uniform field 0.3 Tesla at an angle of 60 degrees to the magnetic field. Pitch of the resulting helical path of proton is close to how much? तो कुछ ऐसा ही सवाल हमने अभी पहले भी देखा था ना, कि पिच जो होता है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। तो यहाँ पे अपने को v दे रखा है 4 इंटू 10⁵ cos of 60 degree is 1/2 multiplied by 2 pi, this is your 1.67 multiplied by 10⁻⁻27 divided by 1 point। अब पता नहीं क्यों इस सवाल में 1.69 दे दिया था, तो चलिए 1.69 लेते हैं, कुछ फर्क पड़ना नहीं है जीवन में। 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई फील्ड 0.3 टेस्ला यानी कि 3, और ऊपर जो है एक 10 को हम भेज देंगे। क्लियर बात है, सही बात है। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही राम कहानी, 2 से 2 मर जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 24, ये 25 यानी कि ये 2 है, तो आपके पास 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.67 1.69 इंटू 3, और ये 10⁻⁻2 मीटर्स है, तो 10⁻⁻2 को हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। अब आप खुद देखिए, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 के आसपास, पाई और 3 को डिवाइड करोगे तो 1 के आसपास, तो आंसर आपका 4 के बहुत नजदीक होगा, या फिर आप ये बोलिए कि आपका आंसर 4 होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्या बोलता है ये सवाल। सवाल में कहता है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m is moving with a velocity minus vi cap towards a large screen placed in the yz plane. So ये रहा मेरा x axis, ये रहा मेरा y axis, और ये रहा मेरा z axis। अच्छा सर, y, x एंड z। तो आपका जो ये चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव x में भाग रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड इस प्रकार से जा रहा है विद अ स्पीड v। चार्ज इसका q है, मास इसका m है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, यानी कि हम ऐसा दिखाएंगे डॉट प्रोडक्ट करके, राइट। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक बात है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन इज, सो ये रहा ना आपका स्क्रीन। स्क्रीन क्या है कि आपका ये yz प्लेन ही आपका स्क्रीन है, ये समझ रहे हो। तो हमसे कहता है कि ये चार्ज पार्टिकल को ना बेसिकली y एक्सिस को टच नहीं करना, ठीक है। अब आप खुद से देखिए, आपका फील्ड जो है वो आपको z डायरेक्शन में है, राइट। तो अगर आप यहां पे देखिए, चार्ज इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फील्ड इज समथिंग लाइक आउट ऑफ द प्लेन, तो आप v क्रॉस b करके पहले तो ये जज कीजिए कि चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। v क्रॉस b करना है, राइट हैंड चलाना है आपको, समझ रहे हो। तो आपको दिखाई देगा आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि आपका जो चार्ज है वो इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। अब एक और यहां पे इंफॉर्मेशन है कि जब ये डेटा हमें दिया हुआ था ना, तो ये जो दूरी है, ये दूरी हमें d दे रखी है, ठीक है। अब हमारा v शायद कम था तो वो ऐसा घूम जाता,
अगर मैंने v की वैल्यू को बढ़ाई तो ऐसे हो जाएगा, और बढ़ाई तो और ऐसे, और बढ़ाई तो मैंने बोला भैया जस्ट जस्ट जो है इसको ग्रेस करते हुए निकल जाए, ये देखिए ग्रेस करते हुए निकल जाए एकदम ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल डी रेडियस इसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वाईजेड प्लेन को ना हिट करे तो ये स्मॉल डी रेडियस से कम या ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग केस के लिए बराबर कर सकते हैं। तो हमें जो आंसर देना है वो लिमिटिंग केस के लिए ही देना था। सो d इज इक्वल टू आर की वैल्यू तो एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी होता है। तो सर v की वैल्यू क्यू बी डी बाई एम। तो पूरा जो ये खेल था वो सिर्फ डायग्राम के ऊपर है, आपने फिगर को अगर समझ लिया होता तो सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला सवाल। यहां पे आपके पास क्या है ना, दो वायर है, आपको दिख रहा है वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग करंट 2 एम्पियर और उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। दूसरा वायर बी है जिसमें करंट 3 एम्पियर और रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमसे सेंटर पे रेशियो ऑफ फील्ड पूछ रहा है दोनों के कारण। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले ही गिवन, जब भी रेशियो का सवाल आए ना गिवन लिख लिया करो कि हमको निकालना क्या है, कि भैया बी ए बाई बी बी। कोई गलती से नीचे वाले को ऊपर कर देगा, ऊपर वाले को नीचे कर देगा, सिली मिस्टेक के अंदर काउंट हो जाओगे, पछताओगे जीवन भर। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भैया सिंपल सा अपना होता है ना, b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई 2 पाई, थीटा बाई 2 पाई, समझते हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ए वाली वायर में अलग ही करंट दौड़ रहा है, अलग ही उसका रेडियस है और उसका एंगल भी अलग होगा। यहाँ पे एंगल किसको बोलते हैं, कई बच्चों को इसमें भी तकलीफ है सर। भैया अगर आपको सवाल में ये जो थीटा होता है ना, तो ये वाला होता है थीटा, ये होता है थीटा। तो हमें तो क्वेश्चन में ये एंगल देता है, तो उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। मुद्दे की बात है कि जब रेशियो का सवाल होगा तो प्रपोर्शन खेलेंगे। तो यहाँ पे तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, ये वाला 2 कांस्टेंट और ये पाई कांस्टेंट है। तो क्यों ना हम ऐसा बोले कि भैया फील्ड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू थीटा अपॉन रेडियस। बिल्कुल सही बात सर, सर आपने तो बड़े पते की बात करी। सो बी ए बाई बी बी इज इक्वल टू करंट इन ए अपॉन करंट इन बी मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा ऑफ ए अपॉन थीटा ऑफ बी। इसे ही तो सॉल्व करना है। अब करंट पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 3 है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस दूसरे वाले का 4 है, पहले वाले का 2 है, मल्टीप्लाइड बाई एंगल, ए वाले का एंगल। तो भैया ए वाले को ध्यान से देखो, ए वाले का जो है ना ये वाला चीज 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 270 डिग्रीज। ऊपर वाला जो है आपका हो जाएगा 270 डिग्रीज, क्योंकि रेशियो है तो डिग्री डिग्री में कर लो, रेडियंस में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो ऊपर वाला हो गया 270 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा बी। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, ये एंगल 360 माइनस 60 300 डिग्रीज। वाह, तो 2 से 2 मर गया, 0 0 खत्म। ये आपका हो जाएगा 3 9 27, समझ रहे हो मेरी बात को। और देखिएगा ये आपको हो जाएगा 3 और ये आपको हो रहा है कितना 10, ये आपको हो जाएगा 2 और ये आपको हो जाएगा 5। तो 6/5 जो है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो बड़े ही शांतिपूर्वक सवाल निकल गया, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि आपके पास एक लॉन्ग वायर है, उसका रेडियस जो है हमसे बोला स्मॉल ए। अच्छा, इसका रेडियस जो है दैट इज योर स्मॉल ए। हमसे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है 2 लोकेशन का, एक डिस्टेंस a/3 और एक डिस्टेंस 2a, और करंट जो है इसमें पूरा यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, दैट इज आई नहीं दिया, आई मान लो अपने से। अब देखिएगा मेरी बात को भैया, जब आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर मोर देन कैपिटल आर आता है ना, यानी कि जब रेडियस से ज्यादा हो जाए, उस केस में फील्ड के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, एक इनफाइनाइट वायर जितना ही होता है इस तरीके से, तो 2 पाई आर लिख देंगे इस केस में। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है, अगर r की वैल्यू 2a है तो यहाँ पे 2a ही चिपकाएंगे,
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाले केस का। लेकिन तकलीफ आती है जब हमसे कोई अंदर में फील्ड पूछ ले, वहां पे भी फॉर्मूला ना म्यू नॉट आई प्राइम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ही होता है। अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि भाई साहब a बाई 2, यहाँ पे तो a बाई 3 है, सॉरी यहाँ पे a बाई 3 है ना, तो अगर कोई हमसे यहाँ पे पूछेगा ना तो यहाँ पे भी r की जगह a बाई 3 पुट करेंगे। लेकिन i प्राइम क्या है, i प्राइम का यहाँ पे मतलब है कि a बाई 3 रेडियस के क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है। ये जो a बाई 3 का क्रॉस सेक्शन है इसमें कितना करंट है, इसके थ्रू सिर्फ कितना करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहां पे तो लगा सकते यूनिटरी मेथड, समझ रहे हो। I प्राइम इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया है सर पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो एरिया हमें चाहिए पाई ए स्क्वायर बाई 9, यानी कि सर इस केस में I बाई 9। खत्म, डालिए यहाँ पे। सो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई बाई 9 और नीचे में अपना 2 पाई इंटू, और r की जगह a बाई 3 लिखेंगे इस बार, a बाई 3। ठीक, तो ये जनाब इसको कट करेगा, ये 3 हो जाएगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई a। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा था b1 बाई b2। अब आप देख सकते हैं जब आप b1 और b2 को डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे भी म्यू नॉट आई, यहाँ पे भी आपका म्यू नॉट आई, वो दोनों कटेगा। यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे भी आपका 2 पाई, ये वाला a ये वाले आपका कटेगा। तो सिर्फ यही तो बच रहा है, b1 में आपका 1 बाई 3 और यहाँ पे आपका 1 बाई 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 बाई 3। सो 2:3, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आता है ना अगर तो सेशन को लाइक कर दिया करो, है ना, थोड़ा सा कर दिया करो। अब देखिएगा, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जब ये आया भी था तो बहुत जगह इसका आपने वीडियो जरूर से देखा होगा। आपके पास ये वायर का स्ट्रक्चर है, हमसे सेंटर ओ पे फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसे सवाल को करने के लिए वायर को अलग अलग हिस्सों में बंटवारा करना बहुत जरूरी है, राइट। और इसका सही फॉर्मूला भी आपको जानना जरूरी है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, आप यहां पे करंट का पाथ क्या, बाय द वे कभी सोचा इसके बारे में? ध्यान से देखिएगा, आपका जो करंट है ना वो ऐसे जा रहा है, खटाक 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 खटाक। तो ये आपका करंट का फ्लो है। ये जो एक वायर है इसे हमने वायर नंबर 1 बोल दिया, सर्कुलर वायर को 2 बोल दिया है, और अगेन ये जो एक स्ट्रेट वायर है इसे हमने 3 बोल दिया। ये आपको इधर जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये आपको नीचे भी जो है इन्फिनिटी तक है। लेकिन यहाँ पे दोनों वायर फाइनाइट हो जाता है। सो बेसिकली ये दोनों वायर 1 और 3 सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक बात है। अच्छा, अब हाथों हाथ ये पता कर लीजिए कि इस पॉइंट पे तीनों वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या तो इनटू होगी या फिर आउट ऑफ द प्लेन होगी। अगर हम वायर नंबर 1 से देखें, थंब ऊपर की तरफ, आपका फिंगर जो होगा वो इनटू द प्लेन चला जाएगा इस सेंटर पे, समझ रहे हो। तो 1 के ऊपर हमने यहाँ पे एक ऐसा लगा दिया कि भैया याद रहे माइंड में, सिली मिस्टेक ना हो। 1 की वजह से इनटू द प्लेन है फील्ड, 2 के वजह से आपका फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, और 3 के वजह से भी अगर आप देखें तो फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। यानी कि 2 और 3 के वजह से फील्ड निकालेंगे और उसमें 1 वाला फील्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है? तो बच्चा ये भी देख लो, है ना, क्योंकि यही फॉर्मूले से जीवन सफल होगा। साइन थीटा 1 वाले से कंफ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन ये जो हमने अपने रिवीजन में भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, नोट्स नहीं है तो नोट्स भी बनाइए या फिर हमारा ही ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका डी है, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लेते हैं सर? थीटा 1 लेना है वायर के इस वाले एज के साथ और थीटा 2 लेना है वायर के इस वाले एज के साथ। तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब वायर नंबर 1 की बात करें ना, तो उस केस में
इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से जोड़ना है। अब भैया इसका ये वाला एंड तो इंफिनिटी पे है, राइट, यानी कि जो थीटा 2 होगा वो तो हो जाएगा 0 डिग्री, लेकिन जो थीटा 1 है वो तो निकाल सकते हैं ना, वो तो निकाल सकते हैं। ये हो गया है टोटल, एंड दिस इज व्हाट भैया, आपको ये तो, अरे बाबा रे बाबा, ये आपको आर है, ये वाला आपको आर है, यानी ये एंगल 45 डिग्री है। तो आपको एक बात दिख रहा है कि वायर नंबर 1 के वजह से जब फील्ड लिखने जा रहे थे तो आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। सर डी क्या होता है? डी होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला वायर को अगर आगे एक्सटेंड भी कर दो जीवन में तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है डी। तो इस केस में डी है आपको आर के ही बराबर। अब कॉस थीटा 1 में थीटा 1 है आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री, एंड कॉस 135 इज हाउ मच, हाउ मच भैया पता ही नहीं है। कॉस 135 होता है -1/√2 प्लस, और नीचे वाला थीटा 2 तो 0 डिग्री है, वो तो 1 हो जाएगा। फील्ड इनटू द प्लेन, 2 की वजह से बात कर लेते हैं। सिंपल सा वायर है, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर हो जाएगा, सर्कुलर है इसीलिए, और फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। अब बात करते हैं 3 के वजह से। तो भैया 3 के केस में भी आपके पास इसी वाले एंड से तो जोड़ोगे, लेकिन अब आपका ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा 1 विच इज 45 डिग्री, और दूसरा वाला तो इन्फिनिटी पे ही जा रहा है, तो थीटा 2 तो 0 डिग्री है। तो भैया जो आपका B3 है ना, दैट इज योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। इस बार कॉस 45 था तो +1/√2 +1, ठीक है। अच्छा, और ये वाला फील्ड आपका अगेन आउट ऑफ द प्लेन। सो आपका जो नेट फील्ड हमें जो आंसर लिखना चाहिए दैट इज योर B2 प्लस B3 माइनस B1। तो भैया जो आपका B2 है दैट इज योर म्यू नॉट आई बाई 2R प्लस, आप जब B3 और B1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 वाला टर्म जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप भी होशियारी से इसको सॉल्व कीजिएगा। 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज गोइंग टू बी योर 2/√2। बढ़िया सर। अब देखिएगा सर, अब सर एक काम कीजिए, यहां से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको पाई एक अपने मन से लिखना पड़ेगा, और यहां पे आपका क्या आ जाने वाला है, ये इसको कट करेगा तो 2, सो बेसिकली यहां पे आपका 1/√2 बचेगा। सो सर ये ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। मेरी बात क्लियर है? बड़े ही आराम से सरल तरीके से डिटेल में आपको समझा दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक। देखिएगा, इसमें हमसे कहता है कि आपके पास एक हेक्सागोनल शेप का वायर है और अदर लूप है, और उसका साइड 10 सेंटीमीटर, 50 टर्न्स है। तो नेट फील्ड बताना है सेंटर पे इन यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई पाई, ठीक है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। ऐसा आपके पास चित्र है, किसी एक साइड के वजह से फील्ड निकालेंगे और फिर अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी एक साइड के वजह से बात करते हैं, तो वो वाला फील्ड कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर हाउ मच, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। अब देखिएगा, अगर हमने इसके एज को ए माना है कि भैया ये ए है, तो आप एक रेगुलर हेक्सागन में पाएंगे कि ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, एंड और तो और हमारा जो D है, ध्यान से देखिएगा, थीटा 1 भी 60 डिग्री है और थीटा 2 भी 60 डिग्री है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो D आ रहा है, दिस D इज नथिंग बट योर A का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज योर A साइन 60 डिग्री विच इज योर √3A/2। अच्छा, लिखिए, दिस इज योर √3A/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो अंदर में आपका बेसिकली 1 ही आ जाने वाला है। बात मानते हो ना? हाँ सर, ये इसको कट करेगा 2, सो दिस इज योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√3 पाई इंटू ए। ये हुआ है एक साइड के वजह से, तो एक हेक्सागन के वजह से, एक हेक्सागन के वजह से जो हो जाएगा दैट इज योर 6 टाइम्स, क्योंकि 6 साइड है, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2√3
पाई ए मल्टीप्लाइड बाई 6। लेकिन सर 50 लूप है, सब 50 टर्न्स है, तो भैया जो नेट हो जाएगा ना 6p प्राइम में आपको एक 50 भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, दिस इज योर 50। अब यहाँ पे हम लोग डेटा पुट करेंगे, सो दिस इज योर, अच्छा हमें आंसर देना है इसके टर्म्स में, तो म्यू नॉट आई बाई पाई को अलग रख लो, दिस इज योर म्यू नॉट आई बाई पाई, इसको अलग रख के और फिर बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऊपर में कितना आ रहा है 300 डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका कितना आ रहा है 2√3 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे आपका a है। अगर हम ध्यान से देखें तो साइड जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, बोले तो ये आपका कितना है 0.1 है ये। अच्छा राइट, दिस इज योर हाउ मच, दिस इज योर 150। तो ये आपका हो जाएगा इसको इससे काटा तो ये हो जाएगा 50√3। सो 50√3 बाई 0.1 इज 500√3। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखें। अ सर्कुलर कॉइल हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 0.8 kg मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है ना। 2020 में आपको बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए थे, चाहे वो रोटेशन भी हो, चाहे वो ये हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, काइनेमैटिक्स हो। वेरी गुड क्वेश्चंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.8 kg मीटर स्क्वायर अराउंड एनी डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट हमें पहले ही दे दिया है, सॉल्व नहीं करना आपने कुछ। इज कैरिंग करंट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मच। तो वो जो कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट पैदा कर रहा है वो भी हमें दे दिया है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द कॉइल इज केप्ट इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजिशन। तो ये जो है ना आपका कॉइल है इस प्रकार वर्टिकल पोजिशन में रखा हुआ है। इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग द वर्टिकल। समझिएगा बात को, मैंने बोला कि भैया मान लीजिए कि आपका करंट जो है वो इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है फिलहाल वो इनटू द प्लेन है। कैसे निकालते हो मैग्नेटिक मोमेंट? करंट के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब आपका इनटू द प्लेन आएगा। और हमसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अप्लाइड अलोंग द वर्टिकल। फील्ड जो है आपका वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। It starts rotating around its horizontal diameter. The angular speed of the coil acquires after rotating by 60 degrees how much? तो भैया शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको इनटू द प्लेन होगा, फील्ड आपको ऊपर की तरफ है, तो उनके बीच में एंगल आपको 90 डिग्रीज है, राइट। अब क्या होगा कि भैया अच्छा इनके बीच में आपको एंगल है 90 डिग्री का, तो हमें पता है ना कि टॉर्क होता है m क्रॉस बी। तो शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखिए तो टॉर्क पूरा mb है, तो इसकी वजह से ये लूप घूमना शुरू करेगा। लेकिन जैसे जैसे घूमेगा फील्ड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। सो बेसिकली m और b के बीच का एंगल चेंज होगा, यानी टॉर्क वेरी कर रहा है। अच्छा सर, मुद्दे की बात यह है कि वो घूमेगा, और घूमेगा तो हमसे कह रहा है कि जब वो 60 डिग्री घूम चुका है तब बताइए कि व्हाट इज द ओमेगा ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। अब अगर हम इस सिचुएशन की भी अगर हम लोग बात करें तो क्या आपको यहां पे दिख नहीं रहा है कि भैया आपका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, फील्ड आपका ऊपर की तरफ अगर हमने माना है, तो इस सिचुएशन में ये कैसे घूमेगा? आपको करना है m क्रॉस b, m अंदर की तरफ, राइट। तो आपका जो ये घूमने का टेंडेंसी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो कुछ आपका इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से वो ऐसे और यहां पे अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब ये लूप आपको 60 डिग्री घूम चुका है तब एंगल बिटवीन m एंड b विल बी 30 डिग्रीज। सो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली ध्यान से देखिएगा,
आपका शुरुआत में जो एंगल था वो था उनके बीच में 90 डिग्री, लेकिन जो फाइनल एंगल है उनके बीच में 60 डिग्री घूम जाने के बाद वो है 90 माइनस 60, दैट इज योर 30 डिग्रीज। आप इसको ये जज कर सकते हैं कि आपका जो फील्ड का वेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ ही था, लेकिन जब ये घूमना शुरू किया तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट पहले अंदर की तरफ था, लेकिन 60 डिग्री घूमने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा हो जाएगा, तो अब जो एंगल बचेगा वो 30 डिग्री बचेगा। राइट, पूरा एनालिसिस आपके दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा, अब सर यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन लंबा पड़ जाएगा। टॉर्क यहां पे वेरिएबल है, यानी कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है। राइट, तो एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यकीनन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, तभी सिस्टम का गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में ज्यादा रहा होगा और बाद में कम, ये हो गया है लॉस। हमें लिखना है मैग्नीट्यूड, और गेन का मतलब है कि आपने क्या पाया है, दैट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सर, बढ़िया सर। और देखिए सर, अब क्या बात भैया, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो होता है माइनस एम डॉट बी, यानी कि एम बी कॉस थीटा। तो आपका ये जो u इनिशियल है वो कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री, तो जनाब ये तो आपका जीरो है, माइनस u फाइनल अगेन माइनस एम बी कॉस 30 डिग्री। सो दिस इज योर माइनस एम इंटू बी कॉस 30 डिग्री का मतलब है आपका √3/2, दिस इज इक्वल टू योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमें बस इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ रही है, ये 2 और ये 2 आप आपस में कट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ओमेगा इज इक्वल टू √3m इंटू बी अपॉन आई का अंडर रूट। राइट, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ना स्पेस खाली कर देते हैं। वी हैव ऑलरेडी फाउंड द फॉर्मूला, अब इसे बस सॉल्व करना है। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √3 मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू 20 है, फील्ड की वैल्यू 4 है, दिस इज 4, एंड i इज 0.8, यानी कि हम इसे 8 और ऊपर में एक 10 भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 4 2, इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा 10। सो हमको दिख रहा है कि 10 ब्रैकेट रूट में आपका क्या है 3 टू द, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो √3 आपको 1.73 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1.7 का अंडर रूट क्या होगा भैया, 1.3 का स्क्वायर आपको 1.69 होता है, यानी कि 1.73 का अंडर रूट 1.3 के आसपास ही तो होगा। तो अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली 1.3 माने भी तो आंसर आपको 13 दिख रहा है, और ये चारों ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो ए को टिक करना बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा और बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। देखिएगा, a small circular loop of conducting wire has a radius a and carries a current I. It is placed in a uniform field perpendicular to its plane, such that when rotated slightly about its diameter and released, it starts performing simple harmonic motion, जिसका टाइम पीरियड कैपिटल T है। If the mass of the loop is m, then हमसे पूछ रहा है कि T की वैल्यू क्या होने वाली है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने उसे थोड़ा सा थीटा एंगल से डिस्टर्ब किया होगा तो उस पर जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। राइट, अच्छा, सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, छोटा एंगल की बात करते हैं तो आप इसे सिर्फ थीटा ही बोल सकते हैं। सो बेसिकली एंगुलर एसएचएम का ये एक सिंपल सा सिचुएशन है। आपका मान लीजिए ना, ये आपका वो लूप था, है ना, और ये इसके अबाउट आपने थोड़ा सा उसे रोटेट करके छोड़ दिया होगा, तो ये वापस से रिस्टोर होने की कोशिश करेगा, और उस चक्कर में ये अपने डायमीटर के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अच्छा, टॉर्क की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। तो यहां से हमको दिख रहा है कि सर अल्फा की वैल्यू जो है वो एम बी बाई आई इंटू थीटा है। तो इसका मतलब ये है कि सर यही वैल्यू जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां से पता चलता है कि सर ओमेगा की जो वैल्यू है वो है एम बी अपॉन आई, यानी कि सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम इंटू बी।
अब यहाँ पे मुश्किल बात यह है कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है मैच होता हुआ। क्यों सर? 2 पाई को अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया डायमीटर के अबाउट एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर रेडियस ए है तो आई की जगह लिखेंगे एम ए स्क्वायर बाई 2, राइट। नीचे में आपका एक फील्ड तो आएगा ही, और m इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो भैया अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो m इज I इंटू सरफेस एरिया विच इज योर पाई ए स्क्वायर, और आपका एक फील्ड तो है ही। इसे आपको सॉल्व करना था। सो यहाँ से एक 2 से ये पाई खत्म हो जाएगा, या आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट लेगा, ठीक है। और क्या बात है, ये वाला 2 इसको कट करेगा तो यहाँ पे अंदर में एक 2 बचेगा। सो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है कि एक 2 है, एक पाई है और एक m है। सो 2 पाई m डिवाइडेड बाई, नीचे में एक i है, राइट, और एक b है। सो दिस इज योर i इंटू b। सो दिस मेक्स ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जहाँ पे हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है और हमसे इस सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे ना रीड्रॉ कर लिया, और इसका जो स्टैंडर्ड स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक वायर अपने मन से ऐसा बना देते हो और सिमिलर एक और वायर यहाँ पे भी बना देते हो, विच बेसिकली मेक्स इट टू लूप बेसिकली। अच्छा, ये ग्रीन वाला करंट आपको ऐसे फ्लो करते करते यहाँ पे भी है, और सिमिलर ऊपर में एक ऐसा ले लो। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो 2 इमेजिनरी वायर माना तो इफेक्टिवली तो नलीफाई हो गया ना, एक करंट इधर और एक करंट नीचे की तरफ, तो वो तो नलीफाई हो गया। लेकिन फायदा ये हुआ कि अब आपको यहाँ पे 2 कंप्लीट लूप मिलता है, एक ये वाला लूप मिल रहा है आपको और एक ये वाला लूप मिल रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये वाला जो लूप है इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए, तो आपको दिख रहा है ना कि उसका डायरेक्शन आ रहा होगा z डायरेक्शन में। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट आपको आ रहा है z डायरेक्शन में, राइट, जिसकी वैल्यू है करंट इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज योर ए बी, राइट। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, ये आपको के कैप डायरेक्शन में है। और अगर आप इस वाले को ध्यान से देखें तो इसके वजह से आपको y डायरेक्शन में आ रहा होगा, y डायरेक्शन में। हालांकि इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, लेकिन ये आपको j डायरेक्शन में है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी सर। यानी कि सर अगर हम नेट मोमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा √2IAB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक ही होगा। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो नेट होगा वो आपको 45 डिग्री पे ही होने वाला है, यानी कि 1/√2 1/√2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम फील होना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a एंड कैरिंग करंट I is kept in XZ plane with its center at origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to the Z axis passing through the coordinates this much, जहां पे B बहुत बहुत ज्यादा है A से, यानी कि वो वायर बहुत दूर रखी हुई है। The magnitude of the torque on the loop about Z axis is given by what? So ये जो है इसका बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा आपके सामने फिगर है। ये रहा आपका वो स्क्वायर लूप जो कि आपको इस प्रकार से XZ प्लेन में रखा हुआ है, और ये है आपको वो इनफाइनाइट वायर जो कि आपको इस स्क्वायर लूप से बहुत दूर रखा हुआ है। दिस B is much much more than this small a, right? और इस स्क्वायर लूप में ऑलरेडी एक करंट आपको फ्लो कर ही रहा है, तो हमसे इस लूप पे लगने वाले टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका वायर है ना, ये जो वायर है इसके वजह से आपको एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इस प्रकार से, समझ रहे हो? सो बेसिकली इस वायर के वजह से इस लूप के पास जो फील्ड होगा वो आपको होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब क्यों सर हमें ऐसा दिया है कि B बहुत बहुत ज्यादा है? ये इसलिए दिया है ताकि हम ये अप्रोक्सीमेट कर सके कि
आप जो फील्ड का फॉर्मूला लिखने वाले हो, आप जो फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे इस बी डिस्टेंस पे, दैट इज योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई बी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, हम इस फील्ड को यूनिफॉर्म मान सके इस पूरे लूप के अक्रॉस। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, तो भैया अगर आपको फील्ड पता चल गया है तो टॉर्क कितना होगा, फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर हमने करंट को इस डायरेक्शन में माना है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री है एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, तो आपका टॉर्क चुपचाप से एम इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू करंट इंटू सरफेस एरिया, तो भैया 2a साइड है तो 2a का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। आपको इसको बस सॉल्व करना है, इसका जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो किसके साथ मैच कर रहा है, 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या बोला, अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अलोंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट लूप। बिल्कुल सही बात है, आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा, सवाल ऐसी वैरायटी का देखा भी होगा कि अगर हमने बोला है कि भैया एक चार्ज पार्टिकल है लेटर से क्यू, वो इस प्रकार से आपको घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम कहते हैं कि भैया ये करंट कैरिंग लूप की तरह है। ठीक है, a particle of mass m carrying a charge q is moving in a plane with a speed v under the influence of field। अच्छा, तो ये जो आपका चार्ज है वो इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में क्यों रहेगा, क्योंकि यकीनन आपका फील्ड इस सिचुएशन में इनटू द प्लेन रहा होगा। चलिए, तो इसी फिगर को मान के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमारा फील्ड इस सिचुएशन में इनटू द प्लेन है, राइट, तो आपका सर्कल इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा हमको क्या बोला, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल इज हाउ मच, और हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, इसीलिए हमें सवाल में बी का डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने बी को अंदर की तरफ माना है तो आपका चार्ज एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, चार्ज का एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि करंट हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज माना, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर करंट इनटू एरिया। अब करंट हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम लग रहा है उसको डिवीजन में होगा आपका टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है उसको, दैट इज योर 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो भैया इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है, रेडियस आपको क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू इंटू बी, और इसका भी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व पहले करते हैं, आपका यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, ये भी क्यू स्क्वायर बनेगा तो वो तो कट जाएगा। थोड़ा सा पहले एक काम कीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक। सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम, राइट, मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इस पाई को तो हमें हटा ही देना चाहिए, ये बी इसको हटा देगा। सो दिस इज योर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अच्छा एक एम भी तो हटा दो ना, ओहो एक आपका एम भी हट जाएगा। दिस इज योर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 2 इंटू बी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये आपने सिर्फ निकाला है मैग्नीट्यूड, हमें चाहिए वेक्टर की फॉर्म में और हमें बी वेक्टर की फॉर्म में चाहिए। सो बेसिकली अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको एक बात दिख रहा है कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका एम वेक्टर बाहर की तरफ है, यानी एम वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर हमेशा एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक बात तो तय है कि एम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे हमने लगाया है यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सो अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी है सिर्फ, राइट, अगर इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है, एम वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर दैट इज बी वेक्टर अपॉन बी।
इसीलिए आपको यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा 19 का, डी के साथ। तो पूरा लॉजिक समझाया गया कि बी स्क्वायर क्यों है, बी वेक्टर क्यों है, नेगेटिव साइन क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन अ लैबोरेटरी for detecting the null point in an electrical experiment. If on passing a current of 6 milliampere produces a deflection of 2 degrees, its figure of merit is close to how much? तो आपको ऑप्शन से दिख रहा है कि आपको एम्पियर पर डिवीजन है, सो बेसिकली वही होता है आपका फिगर ऑफ मेरिट कि आपका कितना करंट चाहिए पर डिफ्लेक्शन, पर डिवीजन, राइट। तो इस सवाल में एक ही तकलीफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमसे कहता है कि प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 2 डिग्रीज, राइट। ये बेसिकली आपको डिग्रीज की जगह अगर 2 डिफ्लेक्शन या 2 डिवीजन दे देता तो और मजा आ जाता है ना, क्योंकि इनका आंसर उसी के हिसाब से भी है, करंट अपॉन जो भी आपका डिवीजन हुआ है 6 मिली एम्पियर के लिए, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, ये आपको 2 ही दे दिया गया है, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर पर डिवीजन 20 का ऑप्शन नंबर ए। ये दो तो ऐसे ही गलत दिखता है, डिग्री डिग्री पता नहीं यहाँ पे क्यों ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 डिग्री की जगह 2 डिवीजन लिख देता तो सवाल और बेटर हो जाता। ठीक, देखिएगा, अ स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with an external field of इतना टेस्ला experiences a torque of this much। तो सर ये इंफॉर्मेशन का हम क्या करें भैया, आपको कहता है कि आपका जो बार मैग्नेट है इट इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल फील्ड, यानी अगर ये हमारा बार मैग्नेट का एक्सिस है, यानी ये हो गया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, ये आपका हो गया है फील्ड वेक्टर ऑफ द दैट एक्सटर्नल फील्ड, राइट। और ये एंगल है आपका 30 डिग्री, तो साफ साफ दिख रहा है टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 30 डिग्री एंड दिस टॉर्क वैल्यू इज गिवन एज 0.06 टेस्ला। तो यहां से आपको दिख रहा है m इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अच्छा रुको, टॉर्क की वैल्यू इतनी है 0.06 नहीं है, टॉर्क की वैल्यू है 0.018, दिस इज योर 0.018, राइट। अच्छा, तो इससे हम लोग निकाल पाएंगे कि हमारा ये कितना है m की वैल्यू से, m इज इक्वल टू 0.036 डिवाइडेड बाई 0.06 दैट इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो ये हमारा m का वैल्यू है। अब आगे पढ़ते हैं, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज हाउ मच। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल वही कहानी है जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। अगर मेरा m वेक्टर एंड एक्सटर्नल वेक्टर फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ये स्टेबल होता है, यानी कि इस केस में थीटा 0 डिग्री होता है। और अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर मेरा मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है लेकिन मेरा फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, मेरा फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी थीटा जो है इस केस में पाई हो जाता है, राइट। हमसे बोलता है वर्क टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, समझ रहे हो। यानी सर यू फाइनल का मतलब क्या है, हमें अनस्टेबल पे पहुंचाना है। दिस इज योर माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस एम बी शुरुआत में था कॉस 0। सो यहाँ पे मुद्दे की बात है, कॉस पाई का मतलब -1, तो ये हो गया है एम बी और चुपचाप से ये भी एम बी। सो आंसर जो हो जाएगा दैट इज योर 2 टाइम्स एम बी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई एम की वैल्यू 0.6 है और बी की वैल्यू जो है जनाब कितनी थी 0.06। आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपको दिख जाएगा, मेरे को अभी दिख रहा है तो आपको भी दिख जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हो तो यहां से पढ़ लो, कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एनसीईआरटी से पढ़ के समझ में आएगा नहीं, और कहीं और से अगर देखा है फिर भी नहीं समझ में आया है तो चुपचाप यहां से देख के काम खत्म कीजिए। अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 6 एम्पियर पर मीटर। भैया कई बच्चों को तो वर्ड पढ़ के सिंबल नहीं समझता, इसका सिंबल होता है कैपिटल आई।
इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। कोई एक्सटर्नल फील्ड है जिसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, लेकिन वहां पे उसकी यूनिट होती है, उसका सिंबल होता है कैपिटल एच। ये हमें बी दिया हुआ है, समझना। एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच, ये एक रिलेशन है आपका। टेम्परेचर 4 केल्विन। फिर हमसे कहता है कि भैया अब हो गया है when the sample is placed in an external field of 0.3 Tesla at temperature 24 Kelvin, then what is the magnetization? तो भैया टेम्परेचर की जो कहानी है ना वो आती है क्यूरी लॉ के अंदर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, और ये जो आपका साई होता है दैट इज इक्वल टू आई बाई एच। देखिएगा आई बाई एच। अच्छा, लेकिन सर एच जो है वो होता है बी बाई म्यू नॉट। बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई टी। तो भैया हमें जो चीज चाहिए दैट इज आई। सो आई इज इक्वल टू सी बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई बी बाई टी। तो भैया यहाँ पे ये दोनों तो कांस्टेंट है, यानी कि सर मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। तो सर मुद्दे की बात है कि I2 बाई I1 इज इक्वल टू B2 बाई B1 मल्टीप्लाइड बाई T1 बाई T2। तो सर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि B2 की वैल्यू कितनी है 0.3, सो डालिए 0.3 अपॉन पहले कितना था 0.4। T1 की वैल्यू यानी पहला टेम्परेचर 4 है, 4/24। अच्छा, खटाक खटाक ये हो गया खटाक, दिस इज योर 1/8। तो सर I2 की जो वैल्यू है दैट इज योर I1/8। I1 की वैल्यू कितनी है, पहले कितना था 6, यानी 6/8 बोले तो 0.75, ऑप्शन नंबर बी। आ गया मजा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने बड़ी ही हल्के तरीके से निपटा दिया। अब ये देखिए यहां पे बोलता है कि आपके पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, मस्त सॉलिड, अंदर में एक कैविटी है और उस कैविटी में आपने रखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमसे बोलता है फिर क्या बोला, द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड बी। एक फील्ड होगा बाहरी में बी वेक्टर, देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज हाउ मच। भैया अगर ये डायामैग्नेटिक है ना तो फील्ड इसके अंदर घुस तक नहीं पाएगा भाई साहब, बाहर से बाहर निकल लेगा। ये आपको डायग्राम भी दिया हुआ है हमारे उस रिविजन में। तो अंदर में कोई फील्ड है ही नहीं, जीरो, खत्म, खेला ही खत्म। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिएगा। ओहो बढ़िया सवाल एक और, क्वेश्चन नंबर 24। एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम इतना एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी इतना इज प्लेस्ड एज अ कोर इन अ सॉलिनॉइड। सो बेसिकली आपके पास इस प्रकार से एक सॉलिनॉइड है और उसमें आपने रखा है इस प्रकार से एक आयरन कोर। आयरन कोर का जो वॉल्यूम है, आयरन कोर का जो आपका वॉल्यूम है दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ये जो आपका सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितना है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। भैया पर मीटर होना चाहिए था ना, यानी कि 1000 हो जाएगा ये स्मॉल एन की वैल्यू। अच्छा, इन जनाब में जो करंट बह रहे हैं दैट इज योर 0.5 एम्पियर, देखिए है ना। अच्छा, ये जो आपका मटेरियल है इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 है, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड विल बी हाउ मच। ध्यान से देखिएगा भैया, जो आपका इंटेंस दैट आई जो होता है, व्हाट इज आई, मैग्नेटाइजेशन, उसमें आपका आता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मटेरियल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। यानी कि सर हमें जो ये m चाहिए दैट इज आई इनटू वॉल्यूम, लेकिन सर हमें आई तो पता नहीं है। आई के बारे में इतना पता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एच। देखिए फॉर्मूला इसीलिए आना चाहिए ताकि खटाक खटाक चेपते जाओ। तो सर आई इज इक्वल टू, और सर ये भी तो सीखा है ना, हाँ जी सर, यानी साई इज इक्वल टू μr-1 इंटू एच। और सर अभी तो आप बता रहे थे कि सर ये जो एक्सटर्नल फील्ड यानी कि रॉड के बाहर जो फील्ड है दैट इज व्हाट μ0 इंटू एच। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फील्ड कौन पैदा कर रहा है, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड विच इज इक्वल टू μ0 Ni। ओ हो, तो सर ये तो मजा ही आ गया। सर यहाँ पे H की वैल्यू N इंटू आई है। वाह,
वाह, तो इसको डाला यहाँ पे n इंटू आई। बस अब क्या बात, यानी कि सर आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन एन इंटू आई इंटू वॉल्यूम। अब मेरे को एक बात बताओ, 1000 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो जीवन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको 1000 ही रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू भी 1000 है, मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू हाफ है, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, वॉल्यूम 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3। तो आपको ये 500 नहीं दिख रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। राइट, अब ये क्या है कि आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए जरूर से एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिए कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट होगा उसके लिए वी रिक्वायर लार्ज रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। ठीक है, एंड फॉर ट्रांसफॉर्मर हमें जो चाहिए रहता है दैट इज योर लो कोरेसिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। ठीक, चलिए ये आपको एक फैक्ट बेस्ड है, मतलब कि आपको इसको एनसीईआरटी से जरूर से रीड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ग्राफ को आपको आना चाहिए, ये भी हमारे उस रिवीजन वीडियो में है। हमसे यहाँ पे पूछता है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी एंड सैचुरेशन। तो भैया ये जो पॉइंट होता है ना दैट इज योर रिटेंटिविटी, ये वाली पॉइंट कोरेसिविटी, और ये जो होता है सैचुरेशन। तो आपका रिटेंटिविटी 1 है, आपकी कोरेसिविटी मैग्नीट्यूड में 50 है, और आपकी सैचुरेशन 1.5 है, विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोलता है, a galvanometer coil has 500 turns and each turn has an average area of this much. If a torque of 1.5 is required to keep this coil parallel to the magnetic field, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उस कॉइल पे टॉर्क लगा रहा होगा। समझ रहे हो, अगर आपके पास, बात को समझिएगा, अगर ये रहा आपका सपोज कीजिए लूप, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क ऐसा लग रहा है तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि ये उसी पोजीशन में रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। सो बेसिकली दैट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क, राइट। व्हेन अ करंट ऑफ इतना इज फ्लोइंग थ्रू इट, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड वुड बी हाउ मच। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे दैट दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज दिस मैग्नेटिक टॉर्क इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, और यहाँ पे आपका साइन थीटा में थीटा 90 डिग्रीज रहेगा। सो m इंटू बी, m की वैल्यू हो जाएगी आपको करंट इंटू एरिया इंटू बी, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, तो भैया m के अंदर एक n वाला वैल्यू भी आएगा, राइट। हमसे यहाँ पे b की वैल्यू पूछ रहा है, यानी b इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एन आई ए। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू हाउ मच, कहाँ गया, इतना 1.5 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 500, करंट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2, दिस इज योर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज योर हाउ मच 0.3, इसको काटा तो ये हो जाएगा 0.1। सो बेसिकली 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1000, ये ऊपर में एक 2 तो है ही, और नीचे में आपका एक 100 है, ये खट 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 खट, तो आंसर हो रहा है 20। सो 20 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज इट। आपने इसको जरूर से एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से डिटेल में बिना कुछ मिस किए आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।